आर नहीं आया, नहीं आने वाला, आता है उसको बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, चल, सो लेट अस बिगिन। सो बायोमोलिक्यूल्स, जो बायोलॉजिकली सिंथेसाइज्ड होता है और हमारी बॉडी के लिए important होता है, those are biomolecules. Now this is a very simple and the most subtle way of saying what are biomolecules, है ना? Considering the fact that biomolecules can be of different types, right? तो सारे biomolecules आपको पढ़ने में पहले थे। I'll just note it down, list it down कि कितने biomolecules होते हैं। The first important kind of biomolecule is carbohydrates, right? The second important type of biomolecules are proteins and enzymes. Okay, these are also important kind of biomolecules. Sorry. And the third important kind of biomolecules are vitamins, nucleic acids, and hormones. Right. तो पहले 12th स्टैंडर्ड के लोग इतना सब कुछ पढ़ते थे, पर आप कोविड वाले हैं, आप स्पेशल बैच हैं 12th स्टैंडर्ड के, तो सीबीएसई वालों ने इस साल के लिए ये हटा दिया है, ये हटा दिया है और ये हटा दिया है। मतलब 6 में से 3 टॉपिक तो हटा दिए हैं, राइट? और कार्बोहाइड्रेट में से भी सिर्फ 2 ही टॉपिक आपको पढ़ना है। यू हैव टू जस्ट स्टडी ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, दैट्स इट। ओके, और न्यूक्लिक एसिड्स भी ऐसा बहुत कुछ खास नहीं होता, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है? तो इतना आपको पढ़ना है, ठीक है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं। आई होप इधर तक एवरीथिंग इज क्लियर, आपको चैप्टर ट्रैवल करना पता चल गया, क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर में। ओके, चल, सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक व्हिच इज कार्बोहाइड्रेट्स, है ना? कार्बोहाइड्रेट्स, अब नाम से ही पता चल जाता है कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या होंगे। देखो, कार्बन के जो भी कंपाउंड जिसके अंदर वाटर का मॉलिक्यूल होता है उसको कार्बोहाइड्रेट्स बोलता है, एज सिंपल एज दैट। कार्बन के जो भी कंपाउंड जिसके अंदर वाटर का मॉलिक्यूल होता है, और इसी से इन लोगों का बेस फॉर्मूला भी आ जाता है। The base formula of any carbohydrate was first origin or believed to be CxH2O, जहाँ पे x और y चेंज होते रहता है। सपोज x1 हो तो y2, x और y इक्वल भी हो सकते हैं, x और y अनइक्वल भी हो सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट कार्बोहाइड्रेट्स का पहले के जमाने में बेसिक फॉर्मूला माना जाता था CxH2O। क्या माना जाता था? CxH2O। सिर्फ इसीलिए इसको कार्बोहाइड्रेट नाम दिया गया, कार्बन वाटर, सो कार्बोहाइड्रेट। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड टिल हियर? सबको क्लियर है, राइट? बट जैसे जैसे हम लोगों को हम आगे बढ़ते गए ना, मतलब जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में आते गए, चीज़ों की डिस्कवरीज होने लगी, उस टाइम पे हम लोगों को पता चला कि देयर आर सम मॉलिक्यूल्स जो भी कार्बोहाइड्रेट हैं, जो कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड CH3COOH। अगर आप मानो तो ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है। देखो कैसे बताता हूँ, ये देखो 2 कार्बन है, so can I write C2? I'm modifying it into this formula, right? And this is H4O2, बराबर? तो क्या मैं इसको H2O 4 टाइम्स ऐसा लिख सकता हूँ, कैसे 2 टाइम्स लिख सकता हूँ, राइट? करेक्ट। पर क्या एक्चुअली में ही ये एक कोई एसेंशियल चीज है अपनी बॉडी में? इज एसिटिक एसिड एन एसेंशियल थिंग इन आवर बॉडी? I don't think so. It's a flavor, right? It's vinegar, correct? So it is not anything which is essential. तो वो बायोमोलिक्यूल्स के पार्ट में नहीं आता था, वो कार्बोहाइड्रेट भले हैं पर फिर भी वो बायोमोलिक्यूल नहीं है, राइट? सो दैट इज व्हाई व्हाट हैपेंड इज कि हमारा जो बेस फॉर्मूला है वो हर बार हर किसी कार्बोहाइड्रेट को रिप्रेजेंट नहीं करता था, वो किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को भी रिप्रेजेंट कर सकता था। आर यू अंडरस्टैंडिंग?
सो आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड कि हम लोग इस फॉर्मूला CxH2O को ड्रॉप डाउन करने लगे. नाउ वी डोंट फर्दर से दैट जो भी कार्बोहाइड्रेट है वो CxH2O है. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड टिल हियर. सबको क्लियर है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? श्योर. अगर आपको जनरल फॉर्मूला पूछे तो वो CxH2O है, बट उसके बाद हम लोग इसको we discarded it because there were many compounds which were falling into it but weren't regarded as biomolecules. I hope everyone understood. Chintan, Kavisha, Sanjana, Ishan, Vishwa, Tanish, सबको पता चला बेटा? Sure. Till here everyone has understood, right? Okay. Chal. Now let us move on to the next one. Let us go for classification of carbohydrates. The classification of carbohydrates was based on one simple fact that अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रोलाइज करता, अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रोलिसिस देता तो उनका बिहेवियर डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है. यू गेट डिफरेंट प्रोडक्ट्स. सो ऑन बेसिस ऑफ दिस प्रोडक्ट्स हम कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई कर देते हैं. ओके, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? फॉर एग्जांपल, अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स को सबसे पहले हाइड्रोलाइज करूं तो इट मे हैपन कि मुझे यहाँ पे एक सिंगल यूनिट मिले, ओनली वन कंपाउंड, सिंगल यूनिट कंपाउंड. दैट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट was managed to be or known as मोनोसेकेराइड. क्या बोलते थे इसको? मोनोसेकेराइड. ओके. अगर मैं कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस करूं और अगर मुझे 2 से 10 यूनिट मिले, 2 से 10 यूनिट्स मिले, तो इन सारे चीजों को हम ओलिगोसेकेराइड्स बोलते थे. क्या बोलते थे? ओलिगोसेकेराइड्स. ठीक है. और अगर मैं कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलिस करूं और मुझे 10 से ज्यादा लार्ज नंबर मिले, लार्ज नंबर मतलब 100, 200, 300 व्हाटएवर, तो अगर वो लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स मिले तो उन सारे कार्बोहाइड्रेट्स का नाम हो जाता था पॉलीसेकेराइड्स. व्हाट वर टोल्ड टू बी पॉलीसेकेराइड्स. करेक्ट? समझ में आया आप लोगों को? राइट? कविशा, आप रिपीट कर सकते हैं बेटा मेरे साथ? व्हाट डिड आई से राइट नाउ? कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे हम लोग क्लासिफाई करते हैं बेटा? सर, अगर हम उसको कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो अगर सिंगल यूनिट मिलेगा तो मोनोसैकेराइड, वेरी अगर गुड. 10 यूनिट्स मिलेंगे तो डाइसैकेराइड्स और नहीं, लार्ज ओलिगोसेकेराइड. हाँ, लार्ज ओलिगोसेकेराइड. नंबर ऑफ यूनिट्स मिलेंगे तो पॉलीसैकेराइड्स. Very good. Correct. So let us just write down the examples of all this. The example of monosaccharide are, example is glucose, fructose, right? Example of oligosaccharides are, for example, sucrose. An example of polysaccharides are glycogen, starch, cellulose, तो अब क्या आपको सारे एग्जाम्पल्स डिटेल में पढ़ने थे पहले के 12th स्टैंडर्ड में. अब आपको सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेबस में ग्लूकोज फ्रुक्टोज को ही पढ़ना है. बाकी आपको कोई भी ये जो है एग्जाम्पल्स डिटेल में नहीं पढ़ना है. ठीक है. सो वी विल कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन मोनोसेकेराइड्स व्हिच आर ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड टिल हियर? सबको क्लियर है? पक्का? क्लासिफिकेशन क्लियर है? एक और टाइप का क्लासिफिकेशन है जो JEE पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, नॉट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, बट टाइम है तो चलो करा ही लेते हैं, मतलब नॉलेज इज गुड ओनली, राइट? सो कार्बोहाइड्रेट्स को दूसरी तरीके से भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं. यू नो व्हाट? कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी क्लासिफाइड एज
I hope I am audible now. Okay, I'm so sorry. The internet was giving me a BT. मैं अचानक left हो गया. I'm really sorry for that. Let us begin with the screen sharing once again. Yeah, I hope everything is clear now. Check. So carbohydrates, what I was saying is carbohydrates can also be further classified into two types, reducing sugars and non-reducing sugars. अब आप बोलेंगे reducing non-reducing क्या होता है सर? तो मैं आपको बोलूंगा सीधा अल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर को याद करो. उसमें आप याद है ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ते थे, टोलेंस टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट, हेलोफॉर्म टेस्ट, ऐसे टेस्ट्स होते थे, वो आपको याद होता है, राइट? मतलब इसमें भी यही करना है. तो ऐसे सारे हो जाए, ओके. और जो शुगर्स हमारे जो हैं, अगर वो टोलेंस और फेलिंग्स को रिड्यूस नहीं कर सकते, दे कैन नॉट गिव टोलेंस, दे कैन नॉट गिव फेलिंग्स टेस्ट, वो सारे कैसे हो जाते हैं? नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स. ओके, ठीक है. दिस इज नॉट देयर इनसाइड योर टेक्स्ट बुक, इट इज जस्ट फॉर अ नॉलेज पर्पस. अगर क्वेश्चन आया तो, ठीक है, एग्जाम्पलर में है. ओके, एग्जाम्पल है इसका. रिड्यूसिंग शुगर्स में आप ग्लूकोज, फ्रुक्टोज ले सकते हो. Yes, Vishwa, I'll repeat once again, don't worry. Glucose, fructose, और non-reducing sugars में आप example ले सकते हो starch, cellulose. Okay. So what I was saying, Vishwa, is that there are two things which we can classify carbohydrates once again: reducing sugar, non-reducing sugar. Reducing sugar वो होते हैं जो टोलेंस और फेलिंग्स टेस्ट देते हैं, और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स वो होते हैं जो टोलेंस और फेलिंग टेस्ट नहीं देते. क्लियर? समझ में आया विश्वा? एग्जाम्पल ऑफ रिड्यूसिंग आर ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, नॉन रिड्यूसिंग आर स्टार्च, सेल्यूलोज. ओके, चल. सो एज आई वाज सेइंग, वी विल ओनली डिस्कस ग्लूकोज इन डिटेल. ओके, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ही डिटेल में है. सो वी विल स्टार्ट विथ ग्लूकोज. नाउ आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू हैव पेन एंड पेपर रेडी, क्योंकि अब ये डायरेक्ट क्वेश्चंस ही हैं. जो भी मैं करवा रहा हूँ वो डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं. ओके, सो दैट आर ओनली गोइंग टू बी गेट आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. करेक्ट, ठीक है. तो सिर्फ उतना करना है ना? चल, लेट अस बिगिन. सो ग्लूकोज, first of all, let us see the structure of glucose. The structure of glucose was predicted as something like this: CHO, CHOH 4 times CH2OH. ऐसा कुछ स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट हुआ था. तो सबसे पहला हमको जो यहाँ पे प्रूफ पढ़ना है ग्लूकोज का, दैट इज नथिंग बट द स्ट्रक्चरल एविडेंस ऑफ ग्लूकोज. क्या पढ़ना है हम लोगों को? स्ट्रक्चरल एविडेंस ऑफ ग्लूकोज. ओके, क्या पढ़ना है? स्ट्रक्चरल एविडेंस ऑफ ग्लूकोज. अब यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है? जो अगर मेरे को मेरे सर ने ये स्ट्रक्चर बताया था ना, तो मुझे सबसे पहले क्या दिखा था पता है? What first thing I observed was, मैं वो शेयर करता हूँ, फिर तुम लोग शेयर करो, ठीक है? The first thing what I observed were there were 6 carbon atoms. Can you see that? 6 carbon atoms. 1, 2, और ये 4 into C है, मतलब 4, तो 6 कार्बन एटम हो गए. और ये 6 के 6 कार्बन एटम एक लाइन में है. Can you see? Can you see this? There are only glucose wherein you have straight chain. आपके पास स्ट्रेट चेन ही है. क्लियर? कुछ और आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो इसमें? एनीथिंग व्हाट यू कैन ऑब्जर्व, ऑल ऑफ यू? ईशान, आप क्या ऑब्जर्व करते हो इसमें, इस स्ट्रक्चर में? मैंने मेरा ऑब्जर्वेशन शेयर किया, आप क्या शेयर कर सकते हो? यस ईशान, यू कैन स्पीक, यू आर ऑन म्यूट. Ishan, are you there? Ishan, you can speak better. Or else you're speaking but you're not audible. Okay, I'll have to mute you. Yes, Sanjana, बताइए. What do you think? Sir, there are 5 OH groups.
Superb, very good. There are 5 OH groups over here, 4 OH over here, and the 5th one over here. Superb. Anything else? Who will tell us anything else? Tanish, आप क्या observe कर सकते हो? What can you observe over here? Tanish, yeah. 6 कार्बन्स. वो तो मैंने कर लिया ना. हाँ. उसके कुछ अलावा करो, मतलब anything else. H 6H. Okay, Ishan, it's okay, no problem. So 6 कार्बन हो गए. मैं Tanish, what I'm talking about is this. What is this? Aldehyde group. Yes, so this was an observance. ये क्या है हमारे पास? Aldehyde group, right? है ना? करेक्ट. संजना ने जो बोला उसमें मैं एक एडिशन करना चाहता हूँ. उसने बोला 5 OH group. तो can I say all the 5 alcoholic group are 1 degree alcoholic group? OH groups are alcoholic group ना. तो क्या मैं उसको बोल सकता हूँ all 5 are primary alcoholic group? Am I right or am I wrong? I'm giving you a chance to, prove me wrong. Anyone? Yes, Sanjana. चल आप बता दीजिए. Yes, Sanjana. Yes, I am wrong. Yes. क्यों I am wrong? Yes, sir. Those 4 OH groups are 2 degree and the last one is 1 degree. Superb. Exactly. Guys, what we need to see over here is the bonding of carbon and OH, right? ये CH2OH है, तो वो primary हो गया. But ये CHOH है. Can you see over here? So these all are secondary alcoholic groups. ये खास ध्यान रखना guys. Okay? Getting it guys? जो 4 CHOH ग्रुप हैं वो सेकेंडरी हैं और जो लास्ट वाला CH2OH है वो प्राइमरी. ओके, ऑल ऑफ यू गॉट इट? पक्का एकदम से? प्लीज गिव अ थम्स अप इफ यू हैव गॉट इट ऑल ऑफ यू. कविशा, तनिष, विश्वा, सबको पता चला ना बेटा? राइट चिंतन? करेक्ट, ग्रेट. ओके, चल. नाउ ये जो भी हम लोग ने ऑब्जर्व किया ना उसके केमिकल रिएक्शंस है. प्रूफ के तौर पे क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शंस. दैट्स इट. बहुत सिंपल रिएक्शंस हैं. We will follow it and we will go through it. ठीक है? अगर ये रिएक्शंस हो गए ना मतलब 50% ऑफ द चैप्टर खत्म हो गया इधर. That's it. इतना ही है इस चैप्टर में और कुछ नहीं है. ठीक है? चलिए, let us begin. So the first proof, presence of 6 carbon in straight chain. अगर कोई आपको पूछे कि इसका प्रूफ दो कि ग्लूकोज में 6 कार्बन है और वो भी स्ट्रेट चेन में है, तो आप क्या रिएक्शन लिखोगे? ये वाला. सी ओवर हियर, CHO CHOH 4 times with CH2OH. If this reacts with HI and if we heat it, this is a reaction which converts each and every group to alkane. वो अल्केन में कन्वर्ट कर देता है. और आपको इधर यू गॉट CH3 CH2 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 CH3, मतलब 1 2 3 4 5 6 यू गॉट N हेक्सेन. सारे 6 कार्बन एक लाइन में आए, इसीलिए यू गॉट N हेक्सेन. And this was the proof that glucose has 6 carbon atoms in straight chain. Understood all of you? अगर आपको कोई पूछे कि ग्लूकोज में 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में है तो आप उसको कैसे प्रूव करोगे? You will prove it by heating it with HI. और आपको क्या मिल जाएगा? What you will get? N-hexane. समझ में आया आप लोगों को? Getting it? Sure? पक्का? पहला रिएक्शन क्लियर है? All set? लिख लिया सब लोगों ने? चल, let us go for second proof. Second proof is the presence of carbonyl group. What is it? The presence of carbonyl group. Carbonyl group का presence होता है ग्लूकोज में, वो कैसे प्रूफ करेंगे? तो हम क्या करेंगे? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन था अल्डिहाइड कीटोन में. अगर मैंने आपको सिखाया हुआ तो मैंने आपको सिखाया हुआ ही है. अगर आपको याद हुआ हो तो, if you remember, I had taught you the reaction with
ऑक्साइन्स। रिमेंबर, कुछ याद है? रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ से पानी का मॉलिक्यूल निकल जाता है। रिमेंबर, ये O और ये H, कुछ याद आया है ना? और फिर वो C डबल बॉन्ड NOH वाला रिएक्शन हो जाता है। रिमेंबर, क्या मिलता है आपको? CH डबल बॉन्ड NOH, और ये वैसे का वैसा, राइट? करेक्ट। So the formation of this glucose enzyme proves that glucose के अंदर कार्बोनिल ग्रुप है। All of you understood this? The formation of this glucose enzyme proves that glucose के अंदर कार्बोनिल ग्रुप है। And for that matter, आप कोई भी एडिशन रिएक्शन कर सकते हो एल्डिहाइड ग्रुप का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको याद हो तो रिएक्शन विद HCN भी करते थे हम लोग, तो ये H और CN पता है, ये यहाँ पे इस कार्बोनिल ग्रुप पे लग जाते थे, इफ यू रिमेम्बर, है ना? तो आपका रिएक्शन ऐसा भी आ सकता है, यू कैन गेट दिस इज CH CNOH CHOH 4 times और CH2OH. So this is glucose cyanohydrin. ये ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन मिला, इसका मतलब भी यही हुआ कि ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। पता चला आप लोगों को? क्लियर है, राइट? चलिए, लेट अस गो फॉर द थर्ड प्रूफ। वो प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप है। वो कार्बोनिल तो है पर वो एल्डिहाइडिक है। वो कैसे पता चलेगा? ये मैंने ऑलरेडी ऊपर आंसर कर दिया है, अगर कोई दिमाग लगा सकता है तो। I have already answered it above in reducing non-reducing वाला thing. Anyone? कोई बता सकता है? Yes, चिंतन बताइए। सर, ऑक्सीडेशन पे COOH कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए। परफेक्ट, करेक्ट। टोलेंस फेहलिंग्स वाला टेस्ट कर सकते हो आप लोग, बराबर है ना? वेरी गुड चिंतन। तो हमको क्या मिलेगा अगर मेरे पास यहाँ पे ग्लूकोज है? ओके, सपोज CHOH 4 times CH2OH, और मैंने अगर यहाँ पे टोलेंस रिएजेंट लगा दिया। आई होप सबको टोलेंस रिएजेंट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है, वो याद है, राइट? अगर मैंने टोलेंस रिएजेंट लगा दिया, और फॉर दैट मैटर आप ब्रोमीन वाटर भी डाल सकते हो। ब्रोमीन वाटर भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। choice is yours, whichever oxidizing agent you want to put, you put. But what you're gonna get, ये जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड आई एम सॉरी, यहाँ पे CH2OH ही आएगा। यस, सो दिस इज व्हाट यू गेट, एंड दिस इज कॉल्ड एज ग्लूकोनिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? ग्लूकोनिक एसिड। The formation of this gluconic acid proves that glucose में aldehydic carbonic group है। क्या है? aldehydic carbonyl group है। Okay, understood all of you? Sure है? Till here everyone has understood? पक्का ना? Sure? Sure. Let us go for the next one. The fourth reaction. The fourth reaction is presence of 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। जो हमारे पास 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स है ना, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों, 5 OH ग्रुप्स है। वो कैसे प्रूव करेंगे? तो दैट वन विल बी प्रूव्ड बाय दिस रिएक्शन। ये जो हमारा ग्लूकोज है, बाय द टाइम अब आपको ग्लूकोज लिखने की आदत पड़ जानी चाहिए, क्योंकि एक ही स्ट्रक्चर आप बार बार लिख रहे हो। सो ग्लूकोज को स्ट्रेट चेन में ऐसे लिखते हैं। अगर इसका रिएक्शन मैंने एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाया, आई होप आपको एसिटिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर याद है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। तो टोटल मेरे 5 मोल ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड यहाँ पे यूज हुए फॉर एसिटाइलेशन। कितने मोल यूज हुए? 5 मोल। वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस से हमें पता चल जाता है, राइट? आप टाइट्रेशन करते हो ना, वो टाइट्रेशन वाली टेक्निक से पता चल जाता है। तो कैसे स्ट्रक्चर हुआ? व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म? ये कार्बोनिल ग्रुप को तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे ये CH,
जो OH है ना उसका हाइड्रोजन आपको ये ये एसिटिक ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा. मतलब what you are going to get? You going to get O C double bond O CH3 which will be 4 times, and यहाँ का जो CH2 है उसके बाद जो OH होगा उसका भी क्या होगा? O C double bond O CH3. तो मतलब आपको 5 बार एसिटेट मिला, राइट? सो दैट इज यू गेट ग्लूकोज पेंटाएसिटेट. Glucose pentacetate. This is the proof that there are 5 hydroxyl groups in glucose. और इसके साथ साथ आपको 5 moles of acetic acid भी तो मिलता है. ये जो CH3COOH जो बचता है वो यहाँ पे मिल जाता है आपको. समझना है? Getting it all of you? So this is how we prove the presence of 5 hydroxyl groups. Clear? So I hope ये 4 reaction for 4 marks आपको clear है. Actually 5 marks क्योंकि एक में हमने 2 reaction किया ना, right? So this question comes straight away for 5 marks that prove that glucose has one straight chain carbon which is having 6 carbon, 1 carbonyl group. Carbonyl group is aldehydic group and 5 OH group. Clear all of you? I hope till here everything is clear. Tanish, Kavisha, Vishwa, Ishan, संजना, श्योर ना बेटा? सी अंशनी, अंशुल और चिंतन को मैं देख सकता हूँ, so I can see their faces, but I cannot see, right? ठीक, चल. और अब हम लोग एक टॉपिक पे आते हैं. अब केमिस्ट्री इतने टाइम से आप पढ़ रहे हो तो इतना तो आपको पता चल ही जाना चाहिए. एक्सेप्शंस एंड केमिस्ट्री गो हैंड इन हैंड, है ना? केमिस्ट्री है वहाँ पे एक्सेप्शन है और जहाँ पे एक्सेप्शन है वहाँ पे केमिस्ट्री है, राइट? तो ये ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में भी हम लोगों को एक्सेप्शंस मिलता है. ओके, एंड व्हाट इज द एक्सेप्शन? आई विल टेल यू. द एक्सेप्शन इज one of the most important controversial topic of the era, that is cyclic structure of glucose. Cyclic structure of glucose. प्लीज मुझे अंदर से मन से गालियां मत देना कि सर सठिया गए हैं, इतने 4 रिएक्शन चेन के करवाए और फिर भी सर अभी बोल रहे हैं कि साइक्लिक स्ट्रक्चर है. तो ये मेरा मानना नहीं है गाइस. देयर वाज अ पर्सन हु वाज नोन एज फिस्चर. तो फिस्चर वाज द पर्सन हु सजेस्टेड दैट इट माइट हैव अ साइक्लिक स्ट्रक्चर आल्सो, एंड लेटर ऑन ही वाज प्रूव्ड आल्सो कि अगर सर्टेन केसेस में जहां पे चेन स्ट्रक्चर काम नहीं लगता वहां पे अपने बॉडी में साइक्लिक स्ट्रक्चर काम लग जाता है. तो ग्लूकोज कैन बी ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर आल्सो. और उसका प्रूफ कहां से मिला? सो ओवर हियर देयर वर 2 थिंग्स which prove that there can be cyclic structure of glucose. So see, the first thing was glucose. Please write it down with me guys. This is a question which comes for 1 mark, that what are the reactions which prove cyclic structure of glucose. So the first reaction is glucose do not restore the pink color of Skipp's base. I hope you remember what is Skipp's base. अगर आपको याद हो तो CH डबल बॉन्ड NR, जब यहाँ पे ये अल्काइल ग्रुप आ जाता है ना, ऐसे वाले स्ट्रक्चर को स्किप्स बेस बोलता है. सो स्किप्स बेस का पिंक कलर वो नहीं रिटेन कर पाएगा, रिस्टोर नहीं कर पाएगा, डिस्पाइट हैविंग एल्डिहाइडिक ग्रुप. सो ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रूफ था कि हमारे पास ग्लूकोज का पिंक कलर रिस्टोर नहीं होता स्किप्स रिएजेंट के साथ. तो इसका सजेशन ये था कि वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, राइट? और दूसरा रिएक्शन जो ये प्रूफ करता है दैट द पेंटाएसिटेट ऑफ ग्लूकोज, जो हमने पेंटाएसिटेट फॉर्म किया ऊपर, द पेंटाएसिटेट ऑफ ग्लूकोज does not react with hydroxylamine which shows
the absence of free CHO group. This was the master stroke. Absence of free CHO group. मतलब CHO group तो था, पर क्या वो फ्री था रिएक्शंस देने के लिए, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन था. And this also led to the suggestion that there can be cyclic structure of glucose. क्योंकि आप सोचो, अगर वो साइकिल में होता तो ही वो फ्री नहीं होता ना. आपके बेंजीन साइक्लिक स्ट्रक्चर में है, राइट? तो तभी ये कार्बन फ्री नहीं है ना फॉर गिविंग. वो रिएक्शन देता है, नो डाउट, बट आपको अगर उसको तोड़ के रिएक्शन देना हो तो वो रिएक्शन नहीं दे पाएगा, करेक्ट ना? तो वैसा ही कुछ ग्लूकोज में हो रहा था. Getting it? Which was also suggesting that there is cyclic structure for glucose. I hope all of you have understood and noted these 2 points, guys. I hope all of you have understood, right? Correct है ना? And please note these 2 points. Last to last year, CBSE वालों ने क्या किया था? उन्होंने क्वेश्चन को ऐसा किया था. Prove the straight chain structure for glucose by supporting reactions. मतलब आपको वो 4 reactions तो लिखने ही थे. आगे क्वेश्चन ऐसा डाल दिया था, also give proofs for the cyclic structure of glucose. मतलब ये भी दोनों लिखने थे for 5 marks. समझ में आया? मतलब वो 4 रिएक्शन भी लिखने होंगे और ये दोनों भी लिखना होगा, टोटल for 5 marks. Clear? And this is a very popular question from this chapter. और अब तो this is the only question from this chapter जो इतना बड़ा है. Okay? There is nothing else which is way too big than this. ठीक है? Okay? चल, the major chunk of the chapter is खत्म. 50% of the chapter खत्म हो गया. ठीक है? अब छोटे छोटे टॉपिक्स जो बाकी हैं वो बता देता हूँ. ठीक है? चल, अब ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है जिसमें फ्री CHO ग्रुप नहीं है, तो वो कैसे नहीं है वो देखना है हम लोगों को. ठीक है? चल, see over here all of you, the cyclic structure of glucose. तो वो कुछ ऐसा था. Please, I'll suggest every one of you to draw with me, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी. The cyclic structure of glucose was something like this. ये हमारा ग्लूकोज है, सपोज CH डबल बॉन्ड O, ये मेरा CHO ग्रुप था. अब 4 टाइम CHOH था ना, यू रिमेम्बर 4 टाइम CHOH था फॉर द स्ट्रेट चेन. तो उसको मैं ऐसे लिखता हूँ, प्लीज ध्यान देना गाइस. द फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन एंड फोर्थ कार्बन, और लास्ट कार्बन पे था CH2OH. ओके, अब ये जो 4 कार्बन है उसमें CHOH में कैसे अरेंज कर रहा हूँ? HOH, OHH, HOH, HOH. This was the predicted structure, something like this. अब due to the acidity of this alcoholic group, ये जो alcoholic group होता है, primary alcoholic group, that is more acidic. आप सबको पता है, secondary alcohol से primary alcohol more acidic होता है ना? तो due to that what will happen, उसका next immediate कार्बन का जो यहाँ से हाइड्रोजन होगा ना, ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पे इसको अटैक करेगा like this, और वो एक साइकिल का बॉन्ड बना देगा उसके साथ. So what will happen? Something like this. See over here. It may happen that this OHH, COHH, CHOH, यहाँ का कार्बन is making a oxygen bond with the top carbon which is having your carbon, और वो बन जाएगा यहाँ पे आप लोगों के पास HOH and यहाँ पे CH2OH. This is the cyclic structure of glucose. ठीक है? It might also happen that ये पूरा जो कार्बन है वो ऐसा, ध्यान से देखना, ये वाले कार्बन को ध्यान से देखना बस, और किसी को देखने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे H हो और यहाँ पे OH, और बाकी सब वैसे का वैसा. ये CHOH, और यहाँ के कार्बन ने तो साइकिल से अपना बॉन्ड इसके साथ बनाया था, और लास्ट में CH2OH. कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये जो पहला कार्बन है
पहले लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन, राइट हैंड साइड पे OH, तो दूसरे वाले में लेफ्ट हैंड साइड पे OH तो राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन। कैन यू सी दैट? वो सिर्फ मैंने बॉन्ड्स को उल्टा दिया। इट कैन बी एनीथिंग ना, बॉन्ड्स इधर और हो सकते हैं, और आप थोड़ी देखने गए थे माइक्रोस्कोपिक या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कि कैसा बॉन्ड है। तो हम अज्यूम करते हैं कि दोनों पॉसिबल हो सकता है। और ये जो हमारा कार्बन है वो आप नोटिस करो तो चेन का सबसे ओपनिंग कार्बन है, पहला ही कार्बन है वो, है ना? वो चेन का सबसे पहला ओपनिंग कार्बन है, करेक्ट। पहले कार्बन पे जब ऐसे कन्फिगरेशन चेंज होता है ना, दे आर नोन एज एनोमर्स ऑफ ईच अदर। what are they known as? Anomers of each other. These two cyclic structure are known as एनोमर्स ऑफ ईच अदर। और जिस कार्बन पे ये H और OH फ्लिप होता है, जिस कार्बन पे वो H और OH फ्लिप होता है, those type of carbon are known as anomeric carbon। कौन से कार्बन बोलते हैं हम उसको? anomeric carbon। Understood all of you? What are those carbon known as anomeric carbon? Again, I'll repeat for you all. हमारा जो साइकिल बन रहा है वो फर्स्ट कार्बन पे बन रहा है, ठीक है? फर्स्ट कार्बन से बन रहा है। उस कार्बन पे एज यू कैन सी देयर आर ऑल्टरनेशंस ऑफ बॉन्ड, लेफ्ट साइड हाइड्रोजन, राइट साइड OH, या तो फिर लेफ्ट साइड OH और राइट साइड हाइड्रोजन। इट कैन बी ईदर और। क्योंकि ये फर्स्ट कार्बन पे दोनों बॉन्ड्स कहीं पे भी हो सकते हैं, इसीलिए इन दोनों को एक दूसरे का क्या बोला जाता है? एनोमर्स ऑफ ईच अदर। व्हाट आर दे नोन एज? एनोमर्स ऑफ ईच अदर। और ये जो कार्बन जिसके ऊपर H और OH बॉन्ड फ्लिप होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एनोमेरिक कार्बन। व्हाट आर दे नोन एज? एनोमेरिक कार्बन। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड टिल हियर बेटा। सबको समझ में आया है? श्योर? आपको एग्जाम में क्वेश्चन सिर्फ इतना आएगा, व्हाट आर एनोमर्स, या फिर व्हाट इज एनोमेरिक कार्बन, या फिर ड्रॉ द एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज। दैट्स इट। इससे कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाला। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? श्योर है? पक्का? ईशान, तनिष, चिंतन, कविशा बेटा समझ में आया है? यस अंशु पूछिए बेटा। एनोमर्स की डेफिनेशन कुछ है? हाँ बता दूं? यस यस यस, आई एम मेकिंग यू राइट दैट ओनली, डोंट वरी, मैं बता देता हूँ। आई विल जस्ट मेक यू राइट। तो एनोमर्स की डेफिनेशन ना एनोमेरिक कार्बन के साथ आती है। तो लेट मी जस्ट गिव यू द डेफिनेशन। Please start writing, all of you. Yeah, we can write over here. The above two cyclic hemiacetal forms, ये वर्ड आना चाहिए, cyclic hemiacetal forms of glucose differ only in the hydroxyl group at carbon 1 atom, right? This is what we observe. This carbon 1 atom is called anomeric carbon. And the two forms are termed as alpha glucose and beta glucose. ये जो अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज के जो टर्म्स हैं, they are termed as anomers. What are they termed as? Anomers. I hope clear है बेटा। सबको definition clear हो गया है? Will you be able to write the definition for 1 mark or 2 mark if it is asked? Sure. आपको ये definition structures के साथ लिखना है, okay? ठीक है?
Getting it, all of you? Ishan, right now? Okay, चल. Then in 1700s or early 1800s में एक फिर आ am I right? So that are Havoc structures. आपको Havoc structures क्वेश्चन में आ सकता है, पेपर में आ सकता है, तो आपको सिर्फ उसको ड्रॉ करना है. They are furan based. What are they? Furan based. चल, तो फ्यूरान बेस्ड ऐसा स्ट्रक्चर होता है. ऑक्सीजन ऐसी रिंग होती है. ओके, अब इस रिंग के यहाँ पे ऐसे लाइंस कर देनी है आपको, और उस लाइंस के ऊपर नीचे आपको कुछ लिखना है. ऑफ कोर्स कार्बन के ही लिखना है. यहाँ पे CH2OH, HOH, OHH, HOH and HOH. ये आपका पहला कार्बन गिन लो, तो ये आपका अल्फा ग्लूकोज हो गया. ओके, और उसके बाद आप बीटा ग्लूकोज कैसे लिखोगे? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ऊपर OH आ जाएगा और नीचे H, ऊपर OH और नीचे H, बाकी सब वैसे का वैसा. Everything else will remain the same. CH2OH, यहाँ पे H, OHH, HOH, HOH. This will be beta glucose. Okay, understood all of you? So alpha glucose, beta glucose. These are just the Havoc structures which are asked in examination. आपको direct question इस chapter में से ऐसा ही आएगा. Draw the Havoc structures of glucose. Prove that cyclic structure of glucose exists. तो आपको वो 2 points लिखने हैं cyclic structure वाले, और ये 2 structures बना देना. That's it. ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? Getting it? Okay. See, this is an extra class. That is why I am going only and only, question. तो exam में आने वाला है. I am only catering that. I am not catering on anything else right now. ठीक है? I hope you understand this part. ठीक है? चल. And the last part, ऐसा ही Howard structure of fructose आता है आपके syllabus में है. So let me write it down for you. Howard structure of fructose. फ्रुक्टोज में सिर्फ यही पार्ट है आपको, और कुछ भी नहीं है. ठीक है, तो फ्रुक्टोज फ्रूट शुगर है, एंड द हार्वर्ड स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज इज समथिंग लाइक दिस. इट्स अ 5 कार्बन. वो ग्लूकोज 6 कार्बन का था, तो फ्रुक्टोज 5 कार्बन का है. और यहाँ पे आप क्या करते थे? द लाइंस लाइक दिस. So over here you will have CH2OH, CH2OH, HOH, HOH, OHH. That's it. This is the structure of fructose. सिर्फ ये आपको याद रखना है from examination point of view, nothing else. Okay, this is the Havoc structure of fructose. समझ में आ गया सब लोगों को? श्योर है ना? पक्का? क्लियर? That's it. The chapter is about to end now. So let me just give you the brief things of protein. थोड़ा सा ही प्रोटीन था, तो वही है हम लोग के सिलेबस में, तो मैं आपको वही बता देता हूँ. चल, प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स आर नथिंग बट
long chain of amino acids linked via peptide linkage. What are proteins? Long chain of amino acids linked via peptide linkage. This is the definition of it. तो आप पूछोगे सर मुझे तो पहले अमीनो क्या होता है वही नहीं पता, अमाइन पता है पर अमीनो क्या है वो नहीं पता। तो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। देखो ये जो हमारा RCH और यहाँ पे सपोज NH2, अगर आपको एक ही कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप मिले और ये अमाइन वाला ग्रुप मिले तो ऐसे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाट आर दीज? दीज आर नथिंग बट योर कंबाइंड अल्फा अमीनो एसिड्स। व्हाट आर दिस? अल्फा अमीनो एसिड्स। इनकी जब चेन बनती है तो प्रोटीन बन जाता है। दिस इज योर अल्फा अमीनो एसिड। इनकी जब चेन बनती है तो वो क्या बन जाते हैं? प्रोटीन्स। आई होप यू अंडरस्टूड। श्योर है ना? राइट। चल नाउ एक आपको लाइन याद रखनी है जो टेक्स्ट बुक में बहुत फेमस है। तो प्रोटीन्स का अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें मिलेगा पेप्टाइड्स, और पेप्टाइड्स का अगर हम फिर से हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें मिलेंगे अल्फा अमीनो एसिड्स। ओके, तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप में आते हैं। अब आपको एमसीक्यू के टाइप में भी आ सकते हैं कि प्रोटीन्स का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो पेप्टाइड्स मिलते हैं और पेप्टाइड्स का हाइड्रोलिसिस करने पे अल्फा अमीनो एसिड्स मिलता है। आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस, है ना? श्योर है? करेक्ट। अगर आपको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं नोटिस करवाना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो अल्फा अमीनो एसिड है ना वो एक ज्विटर आयन फॉर्म कर सकता है। कुछ याद है आपको ज्विटर आयन क्या होता है? अमाइंस में पढ़ाया था मैंने। सल्फोनिक एसिड्स का अमाइन एनिलीन के साथ रिएक्शन होता है ना तो ज्विटर आयन होता है। कोई बात नहीं, बता देता हूँ। ज्विटर आयन ऐसा आयन होता है जिसके एक ही सब्सटेंस के अंदर दोनों हो, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ऐसे आयन ज्विटर आयन होता है। तो देखो कैसा होता है। सी ओवर हियर हमारा अल्फा अमीनो एसिड है, C डबल बॉन्ड OH ऐसा लिख सकता हूँ इसको, NH2। नाउ वी ऑल नो दैट यहाँ से ये हाइड्रोजन ट्रैवल करके इस कार्बन के पास जाके यहाँ जा सकता है बिकॉज दिस आर ऑल्सो हैविंग मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या बन जाएगा? RCH NH3 प्लस C डबल बॉन्ड O माइनस। तो एक ही सब्सटेंस के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, तो बन गया ज्विटर आयन, है ना? अल्फा अमीनो एसिड ज्विटर आयन फॉर्म कर सकता है, याद रख लेना भाई लोग, ठीक है? अल्फा अमीनो एसिड क्या फॉर्म कर सकता है? ज्विटर आयन। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर साउथ के पेपर में था, इसके लिए मैंने आपको करा दिया। अल्फा अमीनो एसिड फॉर्म्स ज्विटर आयन। ओके, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? टिल हियर एवरीवन हैज अंडरस्टूड? पक्का ना गाइस? कविशा, तनिष, ईशान, विश्वा, चिंतन, श्योर है? चल, then let us go for the next one and that is this, the peptide linkage। क्योंकि मैंने पेप्टाइड लिंकेज वर्ड यूज किया तो मुझे उसको भी समझाना पड़ेगा ना। तो आपको पूछ सकते हैं कि पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल है, जब भी हमारे पास दो अमीनो एसिड्स जब रिएक्ट करता है ना तो एक बॉन्ड फॉर्म आता है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू। सपोज इफ आई हैव NH2 CH2 COOH, ये एक टाइप का एमिनो एसिड है, ठीक है? इसके साथ अगर NH2 CH CH3 COOH, ये भी तो एक टाइप का अमीनो एसिड है। अगर आपने इसमें से ध्यान दिया हो तो एक हाइड्रोजन यहाँ से और OH यहाँ से अगर मैं निकाल दूं तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा।
अब इसको सपोज मैं ऐसे लिख देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, NH2 ऐसे लिख सकता हूँ। तो अब यहाँ से OH और ये एक H अगर निकल जाता है तो आपको क्या मिलेगा पता है? ये CONH बॉन्ड। ये CONH बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? पेप्टाइड लिंकेज। व्हाट इज दिस टर्म्ड एज? पेप्टाइड लिंकेज। ये याद रखना गाइस, ये CONH वाला जो बॉन्ड बनता है दो अमीनो एसिड्स के बीच में, उसको क्या बोलते हैं? पेप्टाइड लिंकेज। व्हाट इट इज कॉल्ड एज? पेप्टाइड लिंकेज। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? गेटिंग इट? इन्हीं लिंकेजेस की वजह से प्रोटीन्स बनते हैं। बहुत प्रोटीन्स का मतलब बहुत सारे ऐसे लिंकेजेस आ गए तो वो प्रोटीन बन गया। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? गेटिंग इट? इमेजिन जो जिम करता होगा वो वे पाउडर ये लिंकेज खाता है, CONH का लिंकेज, तो है ना, ऐसा प्रोडक्ट्स पे लिखा होता है ना, प्रोटीन दिस मच ग्राम, प्रोटीन दैट मच ग्राम। वो 1 ग्राम में राउंड अबाउट 10⁻³ मिलियन ऐसे लिंकेजेस होते हैं। 10⁻³ मिलियन 1 ग्राम में। तो आप सोचो 20 ग्राम प्रोटीन मतलब कितना ही जाता होगा अपने अंदर, राइट? ठीक है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, over here nucleic acid, right? तो न्यूक्लिक एसिड एक बार देख लेते हैं, which is the last part of it. न्यूक्लिक एसिड, the last part of it. ये न्यूक्लिक एसिड कहाँ लगता है पता है? कुछ अपनी हेरिडिटी, कुछ बायो स्टूडेंट कितने हुए? हाउ मेनी ऑफ योर बायो स्टूडेंट्स? बस चिंतन, अंशुल है ना? अंशुल नहीं तो तूने अपना हाथ रेस किया वो बेटा। हाँ, विश्वा ने पकड़ लिया। चिंतन और संजना और कविशा है। ओके, कुछ याद है? कुछ ऐसा पढ़ते थे 10th में, DNA, कुछ याद है कि नहीं है? बहुत बहुत पुराना हो गया नहीं DNA, है ना? डाईऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइट? व्हाट इज इट? डाईऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये Na स्टैंड्स फॉर न्यूक्लिक एसिड। समझ में आया? गेटिंग इट? गुड चिंतन, अच्छा है अगर देखो आता हो तो। नाइस, नॉलेज होना चाहिए। वेरी गुड। सो DNA एंड RNA, इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड्स होता है, ठीक है? ओके ऑल ऑफ यू? न्यूक्लिक एसिड्स कितने इसके अंदर होता है? हेरिडिटी के मटेरियल के अंदर DNA RNA में प्रेजेंट होता है। ओके, अब न्यूक्लिक एसिड्स, DNA में कितने न्यूक्लिक एसिड्स है वो बता देता हूँ, RNA में कितने होता है वो बता देता हूँ, ठीक है? Structures are not there, so you are saved again. Structures are eliminated. You just have to remember the names, okay? और उसके short forms भी हैं। DNA के अंदर हमारे पास there are 4 bases, okay? The 4 bases or the 4 common bases which we have are this. Just write it down all of you. DNA के अंदर होता है A, T, G और C, एडेनाइन, थायमाइन, क्यूएनाइन और साइटोसिन। आई होप मैंने करेक्ट स्पेल किया विश्वा एंड कविशा, राइट ना? एडेनाइन, थायमाइन, क्यूएनाइन और साइटोसिन। दिस आर द 4 न्यूक्लिक एसिड्स फॉर DNA. RNA में 3 सेम होते हैं। आई सपोज उसमें होते हैं A, G और C। सिर्फ थायामिन के बदले RNA में एक अलग आ जाता है U स्टैंडिंग फॉर यूरेसिल। उसमें A, G और C तो होते ही हैं, पर एक अलग सा आ जाता है यूरेसिल। दैट्स इट, वही फर्क है। ओके, DNA में 4 ATGC, RNA में AGUC। ओके, समझ में आ गया? नाम क्लियर है? ओके, ठीक। अब एक दूसरी लाइन टेक्स्ट बुक की जो बहुत फेमस क्वेश्चन बन के आती है। सी, आपको लगता होगा कि सर ऐसा डिसकंटिन्यूअस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपका सिलेबस ही ऐसे ट्रिम हुआ है। मतलब इसके बीच में एक पार्ट है जो ट्रिम हो गया है, अब इसके बाद एक पार्ट है जो ट्रिम हो गया है, तो मतलब आई कैन नॉट डू ओनली एनीथिंग, राइट? मेरे को सिर्फ इतना ही आपको बताना है एग्जाम के लिए, ठीक है? और ये जो मैं लास्ट लाइन बोल रहा हूँ कि जो इम्पोर्टेंट है, तो वो ये है कि DNA जो है ना, वो
सेल्फ रेप्लिकेट होता है, तो यहाँ पे रेप्लिकेशन लिखते हैं वो लोग। व्हाट दे राइट? रेप्लिकेशन। डीएनए सेल्फ रेप्लिकेट होता है। फिर डीएनए का अगर मैं ट्रांसक्रिप्शन करूं ना, नाउ दिस इज अ प्योरली बायोलॉजिकल टर्म, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब उन में कुछ अलग होता है, तो हमें मिलेगा आरएनए। एम आई राइट बायो स्टूडेंट्स? करेक्ट है ना? डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन करो तो आरएनए मिलता है। और ये इतनी गधा मजूरी मैं क्यों कर रहा हूं मैं पता चलेगा आपको। आरएनए में अगर ट्रांसलेशन करो, आरएनए का ट्रांसलेशन करो तो प्रोटीन मिलता है। जो प्रोटीन हम लोग ने पढ़ा ना, वो पेप्टाइड लिंकेज वाला, वो मिलता है। इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। समझ में आया ऑल ऑफ यू? डीएनए का सेल्फ रेप्लिकेशन इज डन, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन करो तो आरएनए, और आरएनए का ट्रांसलेशन करो तो प्रोटीन। ओके, दिस इज व्हाट वी नीड टू लर्न। गेटिंग इट? बस और बोर नहीं करूंगा, जस्ट लास्ट एक पार्ट बाकी है इसका, वही मैं सिखा दूंगा, दैट इज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में there are three parts of nucleic acid. Structure of nucleic acids, मतलब ये जो एडेनाइन, थायमाइन, ग्लूटामाइन, साइटोसिन है ना, उनके स्ट्रक्चर्स बेसिकली कैसे अरेंज होते हैं मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है? Nucleic acids are divided into 3 parts. Okay, what are that 3 parts? Let me just tell you. The first part over here is sugar. What is the first part? Sugar. अगर sugar के साथ हमारे पास we have base, क्या हो जाता है हमारे पास? base. तो ये बन जाता है शुगर प्लस बेस इज न्यूक्लियोसाइड। क्या नाम दिया जाता है उसको? न्यूक्लियोसाइड। ये याद रखना, साइड, न्यूक्लियोसाइड। शुगर प्लस बेस गिव्स न्यूक्लियोसाइड। ओके, और तीसरा पार्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड होता है, लास्ट पार्ट, वो होता है ये फॉस्फेट ग्रुप। क्या पार्ट होता है? फॉस्फेट ग्रुप। अगर शुगर और बेस में ये फॉस्फेट ग्रुप लग जाता है तो इस पूरी चेन को हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप बिकम्स न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। और एल्स इसको ऐसे भी बोला जाता है गाइस कि न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोसाइड में अगर मैं फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। क्लियर ऑल ऑफ यू? समझ में आया आप लोगों को? गेटिंग इट? दिस इज द बेस स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है एक न्यूक्लिक एसिड में? शुगर, बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। शुगर प्लस बेस को क्या बोलता है? न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया तो उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। ओके, ये एस और टी में बड़ा फर्क होता है, एक एस है एक टी है, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। बड़ी बड़ी केमिस्ट्रियाँ चेंज हो जाती है इसकी वजह से, देखा ही होगा आप लोगों ने, जुरासिक पार्क, फिर इवन स्पाइडरमैन, है ना, सब कुछ ऐसा चेंज हो जाता है ना। ह्यूमन बॉडी इवोल्यूशन जो होता है वो इसी की वजह से होता है। एक छोटी सी चूक और आदमी से स्पाइडर, पता नहीं कैसे पर होता है। ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? दिस आर ऑल जेनेटिक्स थिंग। आई होप टिल हियर एवरीथिंग इज क्लियर। पक्का एकदम से श्योर है ना? चैप्टर कंप्लीटेड। इतना है तुम लोगों को चैप्टर में। दिस इज इट। और ये सारे मैंने एनसीईआरटी क्वेश्चन वाइज ही लिए हैं गाइस। ऑल द टॉपिक्स व्हाट आई हैव डन ना, दीज आर नथिंग बट योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट का बेस फॉर्मूला क्या है? दूसरा क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तीसरा क्वेश्चन, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर प्रूफ करो। चौथा क्वेश्चन, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज क्यों होता है। पांचवा क्वेश्चन, एनोमरिक कार्बन एनोमर क्या है।
छठा क्वेश्चन, हार्वर्ड्स प्रोजेक्शन बताओ, हार्वर्ड स्ट्रक्चर्स बताओ ग्लूकोज के. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर प्रोटीन्स, देन व्हाट इज पेप्टाइड लिंकेज, ज्विटर कैसे फॉर्म होता है अल्फा अमीनो एसिड का, और ये लास्ट वाला न्यूक्लिक एसिड. इतने क्वेश्चंस हैं तुम लोग को एग्जाम में. बोर्ड का पेपर इतने क्वेश्चन के बाहर नहीं आएगा. दिस इज व्हाट दे हैव सेड. आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर बेटा. श्योर है, पक्का, क्लियर है ना? यस हंसिनी, पूछिए बेटा. सर ये सारे क्वेश्चंस में से स्ट्रक्चर लिख देना है कि एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा ना? दोनों करना पड़ेगा हंसिनी, और वो मार्क्स पे भी डिपेंड करेगा. अगर 1 मार्क के लिए है ना, तो आपको सिर्फ या तो लिखना होगा या तो स्ट्रक्चर है. पर अगर 2, 3 या 5 मार्क के लिए पूछा ना, तो आपको स्ट्रक्चर लिख के उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा. पर इसमें 5 मार्क का क्वेश्चन तो सिर्फ वही हुआ ना, वो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज जो प्रूव करना है. तो बाकी एक्सप्लेन कैसे करने का? जो भी मैंने लिखा ना कि प्रेजेंस ऑफ अल्डिहाइडिक ग्रुप, तो वो रिएक्शन लिख देने का, और वो रिएक्शन को अपने आप वर्ड्स में लिख दो कि द रिएक्शन ऑफ द 5 एसिटेट ग्रुप्स प्रूव दैट देयर आर 5 OH ग्रुप्स. दैट्स इट. ठीक है, सिर्फ इतना ही लिखना है. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड टिल हियर बेटा? पक्का है? इज देयर एनी डाउट? यू वांट मी टू रिविजिट एनी टॉपिक? यस श्योर. फ्रुक्टोज का हार्वर्ड स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ चिंतन, जस्ट एक ही मिनट. ये रहा हार्वर्ड स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज. 1 मार्क के लिए स्ट्रक्चर्स आते हैं गाइस, नॉट मोर मार्क्स. 1 या 2 मार्क के लिए. प्रोटीन का पेप्टाइड लिंकेज इज अ वेरी lucrative question for 1 or 2 मार्क. एंड ये जो लास्ट में मैंने न्यूक्लियोटाइड पढ़ाया ना, वो बहुत lucrative question होता है बोर्ड में. दे ऑलवेज आस्क व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड, व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड, बस ऐसा पूछ देता है. तो आपको सिर्फ लिखना है शुगर प्लस बेस न्यूक्लियोसाइड, शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप न्यूक्लियोटाइड. दैट्स इट. स्ट्रक्चर बना दोगे तो वो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, और कुछ बराबर. डन ऑल ऑफ यू? कविशा, संजना, बायो स्टूडेंट्स को तो ये पूरा चैप्टर 11th में होता है, सेम टू सेम डिट्टो चैप्टर, तो उन लोग को तो आया होगा. पर वहाँ पे भी बायोलॉजी टीचर ऐसा बोल देती है 12th केमिस्ट्री वाले पढ़ा लेंगे. तो पता नहीं अभी कैसा होता है, बट आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड, है ना? ईशान, तनिष, विश्वा, चिंतन बेटा समझ में आया है ना? पक्का? श्योर है ईशान, तनिष, पता चला है? एंड थैंक यू जो भी DPS वाले आए हैं, थैंक यू सो मच. मुझे पता नहीं था कि आपकी स्कूल थी. I didn't know that, but I didn't have any option to keep the class. So thank you all the DPS people who have come. Okay, बाजू में ऑनलाइन चल रहा है फे. Good, nice. At least you came. बाकी people ने तो मुझे मना ही करा. Thank you so much. So do you have any doubt? किसी को कोई डाउट है? Sure. इतना सिर्फ रिवाइज कर लोगे तो आपका चैप्टर हो गया. ठीक है, फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. गेटिंग इट? ठीक है. पर अरे तनीश, मुझे पता है कि लोगों ने कैसे मेरे को बोला है. तनीश, डू यू थिंक मेरे को DPS वालों ने बोला स्कूल कंपलसरी है सर, कंपलसरी, वो लोग मेरे को मार डालेंगे ऐसा बोलता है. अरे सर, दिस इज व्हाट मैसेजेस आई हैव गॉट. वो नवोदय का मैसेज आया मुझे ऐसा कि स्कूल कंपलसरी है, एकदम कंपलसरी है. आई थॉट कि तुम लोग कुछ ना कुछ तो बहाना करते ही होंगे ना. कम ऑन, अब तुम लोग यहाँ पे कैमरा ऑफ करके क्या करते हो पीछे, हमको क्या पता. तो वैसा स्कूल में भी तो कर ही सकते हो, लॉग इन करके डिफरेंट आईडी से. बराबर के नहीं अंशुल? इतना तो कर सकते हो ना. एंड दिस इज फॉर, पता है तुम लोग के लिए मैंने ये एक्स्ट्रा क्लास किया, बिकॉज यू हैड द एग्जामिनेशन. करेक्ट? तो फिर कोई बात नहीं, जिनको नहीं हुआ वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, और तो क्या. ठीक है, चलिए, shall I end the meeting all of you? Sure, all of you have got it right. ठीक है, bye bye all of you, take care, have a good day, bye bye.